खमागनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आज के करंट अफेयर्स के सेशन में हम करने वाले हैं इंडिया के इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जो भी न्यूज़ के अंदर रहे हैं। ठीक है, इंडिया के इंपॉर्टेंट प्लेसेस करने वाले हैं और इसके अंदर ये आपको कौन कौन से एग्जाम में काम आएगा। आपका जो वीडियो का एग्जाम होगा, ठीक है, आरएएस का जो मेंस का एग्जाम होगा और उन सभी आरपीएससी एग्जाम्स में जिसमें ये मेंशन किया हुआ है कि करंट इवेंट्स या फिर करंट अफेयर्स आएंगे इंडिया और वर्ल्ड के। ठीक है, इसका आज सुबह 8 बजे सेम क्वेश्चंस का मैं आपका टेस्ट लेने वाली हूँ। तो वो टेस्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, वो टेस्ट आप कहाँ पे दे सकते हैं, तो उस टेस्ट के बारे में थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ। आप मेरी बाकी सभी क्लासेस जो हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर देख सकते हैं, जहां पर मैं एजुकेटर इन चीफ हूँ। लेकिन आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, आपकी सक्सेस में स्टडी को जितना सिंपल किया जा सकता है उतना सिंपल करेंगे। तो यहाँ पे 7 बजे अभी हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, 8 बजे आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा। जो करंट अफेयर्स के आपके टेस्ट होंगे पूरा हफ्ता जो मैं पढ़ाऊंगी वो वीकेंड पे हुआ करेंगे। ठीक है, तो आज आपका टेस्ट 8 बजे है। राइट अवे क्लास अटेंड करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक मिलेगा। 8 बजे फ्री लाइव टेस्ट होगा। उसमें डिफरेंस ये होगा, यूट्यूब पे मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो आपको कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर पाओगे, आपको नहीं पता चलेगा मेरा रैंक कितना है, मैंने कितना स्कोर हासिल किया, क्या है। ठीक है, आपको अपना प्रिपरेशन लेवल नहीं पता चलेगा। लेकिन जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लोगे ना, ठीक है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है मॉक टेस्ट का, तो वहां पे आपका पूरा कंपैरेटिव टेस्ट होगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन करेंगे आपको अपनी रैंकिंग पता चलेगी। तो लिंक पे जाके, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, टेलीग्राम के ऊपर भी मैं उस फ्री लाइव टेस्ट का लिंक शेयर करती हूँ। तो अगर वहां से डिस्क्रिप्शन से नहीं हो रहा तो टेलीग्राम से जाके कर लो। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड किया तो वो सबसे पहले आपको लर्निंग ऐप पे लेकर जाएगा। तो गूगल प्ले स्टोर से लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, आरपीएससी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, तरुणा शर्मा टाइप करोगे तो मेरा प्रोफाइल वहां पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो उससे आप जो है क्लास में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको फ्री लाइव टेस्ट ज्वाइन करने के लिए अनलॉक कोड मांगता है वो, ठीक है, तो MRP10 अनलॉक कोड आप लगा दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे YouTube सेशन पे, हमारे अपने मारो राजस्थान पे जो सीरीज आने वाली है उसके लिए मैं अलग से वीडियो आप सबके लिए बनाऊंगी। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी प्लस पे और आप मेरी कौन कौन सी क्लासेस अवेल कर सकते हो। अभी चल रहा है राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, इसकी क्लास होती है 4 से 5:30 बजे। ठीक है, प्लस क्लास का मतलब है जिसमें आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यूज पूरा सिलेबस आपको कराया जाता है। ये पेड कोर्सेज होते हैं, इनकी फीस बहुत नॉमिनल सी फीस है, कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, वीकेंड पे 4 से 5:30 बजे प्लस के ऊपर मैं राजस्थान के करंट अफेयर्स करा रही हूँ। ठीक है, जो आपको वीडियो, आरएएस, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हर एग्जाम में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरा प्लस का शेड्यूल रहता है। ठीक है, प्लस ज्वाइन करने पे आपको और एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या सिर्फ मेरी क्लासेस देखने को मिलेगी? नहीं, इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिलने वाला है, चलो टेस्ट सीरीज के बारे में भी बता दूंगी। वो बेनिफिट ये है कि आप बैच कोर्सेज देख पाएंगे। वीडियो एग्जाम के लिए पूरा बैच कोर्स है जिसमें आपका बकायदा पूरा सिलेबस होगा। ठीक है, सारे एजुकेटर्स आपको अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे और वीडियो के साथ साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, विजय आरएएस बैच भी 2022 का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें अभी मैं आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर करा रही हूं। आर्ट एंड कल्चर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं राजस्थान ज्योग्राफी कराऊंगी। मेरी क्लासेस आपको जो सबसे बड़ा फायदा मिलेगा, आपको मेरी क्लासेस आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में मिलने वाली है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी, जैसे यहां पे करंट अफेयर्स करा रही हूं उसी तरीके से दोनों मीडियम में आपको मिलने वाली है। तो प्लस का एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है, सारे एजुकेटर्स की सारी क्लासेस मिलेंगी। सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है, एक ही सब्सक्रिप्शन आरपीएससी प्लस, उसी में आपकी वीडियो की तैयारी हो रही है, इसी में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसी में आपकी आरएएस की। तो आपकी मर्जी है, एक एग्जाम की तैयारी करनी है एक की करो, दो की करनी है दो की करो, तीन की करनी है तीन की करो, ऑल इन वन यहाँ पे ऑफर है। ठीक है, सेकंड ग्रेड का बैच कोर्स है, आरएएस 22 का बैच कोर्स है, ये सारा चीजें मैंने आपको बता दी। आंसर राइटिंग बैच, आरएएस मेंस जिन्होंने अभी देना है, जिनकी डेट आ गई है, फरवरी में पेपर होने वाला है, तो पेपर 2, पेपर वर्स्ट, सारे आंसर राइटिंग बैच स्टार्ट हो चुके हैं, विजयी भव सीरीज, तो ये भी सब आपको प्लस के अंदर मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको
RAS मीन्स की फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज मिल रही है, ठीक है, तो ये भी शामिल है प्लस के अंदर। और बाकी सभी एग्जाम्स वीडियो की पूरी प्लस में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। RPSC सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, कांस्टेबल की सारी टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको अलग से पे नहीं करना, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं प्लस क्लासेस के। अब मारो राजस्थान के बच्चे जब प्लस पे जाएंगे तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेगा, जब आप MRP10 कोड लगाओगे ना तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए आपको रेफरल कोड लगाना नहीं आता तो उसका लिंक मैं आपको दूंगी, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करके दूंगी, लाइव चैट में भी पिन होता है वो। इस लिंक पे जाके आप डायरेक्ट जो है प्लस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं अपना प्लान चूज करके कि 1 महीने का लेना है, 3 का, 6 का, 1 साल का या फिर 2 साल का सब्सक्रिप्शन। MRP10 कोड उसमें आपको लगाया मिलेगा, अदरवाइज जिनको लगाना आता है तो वो वैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपको कितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, जो वीडियो के बच्चे हैं जिनका मेंस भी होगा तो वो 6 मंथ्स का ज्वाइन कर लें, ठीक है। 6 महीने की फीस वैसे 5600 रुपए है, लेकिन जब आप MRP10 कोड यहां पे लगा दोगे, ठीक है, रेफरल कोड में एंटर कर दोगे, कोई स्पेस नहीं देना, सिंपल MRP10, तो ये फीस हो जाएगी 5040 रुपए, ठीक है। RAS वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें, 7500 रुपए फीस है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू प्लस टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिल रही है। जो RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले हैं वो 1 साल का प्लान भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। 1 महीने का प्लान मैं इसलिए नहीं बोलती, 1260 रुपए का, ये आप टेस्ट करने के लिए देख सकते हो कि प्लस का एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है। लेकिन वो उतना एक्सपीरियंस आपको हम स्पेशल क्लासेस में करा देते हैं। मारो राजस्थान पे आपका हो रहा है तो क्योंकि बच्चे मैंने देखा है मोस्टली रिन्यू करते ही करते हैं, 90% जो स्टूडेंट्स हैं, 99% वो प्लस को रिन्यू करते हैं। तो 1 महीने का कोई बेनिफिट नहीं है, अगर सब्सक्रिप्शन ले तो कम से कम 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या 2 साल का ले, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स मैंने आपको प्लस को ज्वाइन करने के लिए बता दिए। आज सुबह 8 बजे आना मत भूलेगा। इसके साथ साथ शुक्रवार को, फ्राइडे को आप मेरी राजस्थान ज्योग्राफी की एक फ्री टेस्ट सीरीज कराती हूँ, प्रज्ञ टेस्ट सीरीज, जिसमें हर फ्राइडे को 2 बजे राजस्थान ज्योग्राफी का 20 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है। अगर आप इसमें टॉप करते हो तो आपको 1000 रुपए का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिलता है, ठीक है, 1000 रुपए का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर। जो सेकंड रैंकर आते हैं उनको 750 रुपए का, थर्ड रैंकर जो आते हैं उनको 500 रुपीज का, ठीक है। जिसका फिर डिटेल्ड एनालिसिस मैं शाम को 7 बजे करती हूँ। अगर मान लीजिए टेस्ट के क्वेश्चंस में आपको किसी के आंसर पे डाउट है, एक्सप्लेनेशन पे डाउट है, कोई भी आप क्वेरी पूछना चाहते हो तो वो आपको शाम को 7 बजे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब प्लस में ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, आपको MRP10 कोड से भी मतलब ज्यादा वाला आपको स्कॉलरशिप चाहिए, ठीक है। तो एक विजेता टेस्ट सीरीज है जिसमें आपका RAS लेवल का फुल फ्लेजेड टेस्ट होगा। ये टेस्ट होता है संडे को सुबह 10 बजे, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के अंदर। इसमें अगर आप टॉप 25 तक रैंक ले आते हो, टॉप 25 तक, तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है 1 साल से ज्यादा वाले प्लस सब्सक्रिप्शन पे। अगर आप फर्स्ट रैंकर हो तो 100% स्कॉलरशिप, अगर आपके सेकंड और थर्ड रैंकर हो तो 50% स्कॉलरशिप आपको मिलती है, और अगर आप 4 से 25 रैंक तक आपकी आती है तो 25% स्कॉलरशिप मिलती है। उसके लिए बकायदा आपको मेल आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स, राइट। प्लेसेस इन न्यूज, इसमें आपको एक होमवर्क भी करना है साथ में, मैं अभी बता रही हूं। एक आप अपना छोटा सा नया नोटबुक बनाएंगे, क्या उसमें लिखना है, इंडिया प्लेसेस इन न्यूज, ठीक है। मैं करके दे सकती हूँ वो आपको, लेकिन कुछ ज्यादा पका पकाया हो जाएगा। मैं चाहती हूँ आप करोगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, मान लीजिए पहला करंट अफेयर्स गुजरात का आया है, ठीक है, तो उसके बाद 2-4 पेज छोड़ दे ताकि आने वाले जितने भी करंट अफेयर्स जो भी गुजरात के हों वो आप एक जगह पे कंपाइल करके लिख सके, ठीक है। दूसरा, अगर कोई प्लेस मान लीजिए हरियाणा न्यूज में आया है तो वो आप एक जगह पे कंपाइल करके लिख सके, ठीक है। तो एक नोटबुक लगाइएगा और उसके स्क्रीनशॉट मुझे बकायदा चाहिए आप लोगों से। आज जितने करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, तो एक स्टेट से कितने रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़े वो आपको छोटा छोटा 1 लाइनर कीवर्ड्स के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो ये आप सबका होमवर्क है और इसके इमेजेस लेके मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर देना, तो मैं बता दूंगी कि आपने जिस नोट्स कैसे बनाए हैं, अच्छे बने हैं, बुरे बने, ठीक है। ये PDF करंट अफेयर्स के नोट्स की आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। जो हमारे टेलीग्राम चैनल्स, 2 चैनल्स है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चले और स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का सबसे बड़ा
लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा, कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो आने वाला है गुजरात खवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो याद करना है आपको, कहाँ पे आ रहा है भाई? गुजरात खवाड़ा के अंदर। ठीक है, गुजरात खवाड़ा के अंदर इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है, ठीक है, उसका 100% सब्सिडरी एक कंपनी है, छोटी कंपनी है उसकी, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, इसको अप्रूवल मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से टू सेटअप अ रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। ठीक है, ये पार्क सेटअप करने की परमिशन मिल गई है। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 4750 मेगावाट। कितनी है? 4750 मेगावाट। कहाँ पे ये लगाया जा रहा है? रन ऑफ कच्छ के अंदर लगाया जा रहा है। ठीक है, खवाड़ा गुजरात कच्छ के रन में। ठीक है, कच्छ के रन में इसको लगाया जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर पार्क होगा, जो कि कंट्री की सबसे बड़ी पावर जनरेटिंग कंपनी यानी एनटीपीसी की जो सब्सिडरी है उसी की एक शाखा है, वो इसको बनाने वाली है। ठीक है, इसको अप्रूवल मिल गया। ये सारी चीजें हो गई। ये अप्रूवल जो इसको दिया गया है वो कौन सी स्कीम के तहत दिया गया है? उस योजना का नाम है सोलर पार्क योजना। ठीक है, सोलर पार्क योजना के मोड 8 नंबर मोड अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क के तहत दिया गया है। तो अगर इसका प्रोजेक्ट का नाम भी पूछ लेते हैं, वैसे कम चांसेस से पूछेंगे, अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क। आरएस मेंस में डिटेल्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, अदरवाइज तो आपके जो एमसीक्यूज है उसमें नहीं आएगा। उसमें कैपेसिटी पूछ सकते हैं, 4750 मेगावाट इसकी कैपेसिटी रहने वाली है। क्लियर है सबको? ठीक है, NTPC REL plans to generate green hydrogen on commercial scale from this park. इस पार्क से वो क्या चीज बनाने की कोशिश करने वाले हैं? ग्रीन हाइड्रोजन, यानी कि हरित हाइड्रोजन। हरित हाइड्रोजन की डिटेल आगे आने वाले करंट अफेयर्स में भी हम आज की सेशन में करने वाले हैं, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। ठीक है, एज पार्ट ऑफ इट्स ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो एनहांसमेंट, एनटीपीसी लिमिटेड जो है उसका टारगेट है कि 2032 तक एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का टारगेट है 2032 तक रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा कितनी क्रिएट करना चाहते हैं? 60 गीगावाट। 60 गीगावाट जो है क्रिएट करने का इसका लक्ष्य है। ठीक है, याद रखना आरएएस मेंस में रिन्यूएबल एनर्जी पे इंडिया लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इस बार जो है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट ओन्ड मेजर पावर कंपनी अभी जो है इसकी फिलहाल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? जितना ये स्थापित कर चुकी है अपनी क्षमता, वो कितनी है? 70 पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर 66 गीगावाट। ठीक है, 70 पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर थ्रू आउट इंडिया 66 गीगावाट तो इंस्टॉल कर चुकी है। नेक्स्ट टारगेट इसका कितना है? 2032 तक और 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करना। ठीक है, 18 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी 18 गीगावाट जो है अभी वो निर्माणाधीन है, अभी वो चल रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को स्लाइड्स नहीं दिख रही है, मैं आगे आ रही हूँ, लेकिन मैं आपको सब कुछ याद करा रही हूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से याद कर लो, स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबको इसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, अब आपको जो मैंने जिस नोट्स बोला है तो वो उसमें आपको क्या बनाना है? उसमें आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, इतना ही लिखना है, गुजरात ऊपर हेडिंग डाल के गुजरात की जितनी भी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज में आएगा वो हम लिख लेंगे। तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट लिखना है, यहाँ पे सारी डिटेल्स नहीं लिखनी। लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, खवाड़ा गुजरात, दैट्स इट। बस मैं इतना चाहती हूँ आपसे। ठीक है, बाकी डिटेल्स तो आप इन नोट से पढ़ लोगे, तो ये लास्ट टाइम रिवीजन में आपको हेल्प करेगी। अगर कैपेसिटी लिखना चाहते हो तो लिख लो, 4750 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, फिर गुजरात की और कोई न्यूज आएगी वो पॉइंट नंबर 2 डाल के आप ऐड करोगे। फिर तीसरी आएगी, तीसरी, उससे क्या होगा ना, आपके एक स्टेट के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे सारे एक जगह पे क्या हो जाएंगे? कंपाइल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? कर लोगे ये होमवर्क तो बताओ मुझे, नहीं तो फिर मैं ही करके दूंगी। मुझे लग रहा है मेरे एमआरपीएंस कर लेंगे। ठीक है, मना नहीं करते ना, जो मैं बोलती हूँ कर लेते हो ना। चलो आगे चलते हैं, ये सारा हो गया। नेक्स्ट, हाँ, अभी जो है एनटीपीसी ने हाल ही में और क्या अचीव किया है? इसने इंडिया का सबसे बड़ा
सुनो ध्यान से, इंडिया का सबसे बड़ा 10 मेगावाट का एसी फ्लोटिंग सोलर पार्क टाइप इसने बनाया है ऑन रिजर्वॉयर एट आंध्र प्रदेश के अंदर इन सिम्हाद्री थर्मल पावर प्लांट पे। आंध्र प्रदेश में सिम्हाद्री थर्मल पावर प्लांट में फ्लोटिंग जो है क्या बनाया है, सोलर प्रोजेक्ट इसने लगाया है। कितनी कैपेसिटी है उसकी, 16 मेगावाट कैपेसिटी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर ऊपर तैरते हुए भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी आप बोल सकते हो चालू किया है। ठीक है, इसके साथ साथ 15 मेगावाट का और किया है इसने। ठीक है, अगस्त 2021 तक। ठीक है, तो ये भी एक्स्ट्रा एक काम कर लिया। इसके अलावा और क्या क्या किया है, तेलंगाना के अंदर रामागुंडम ताप विद्युत संयंत्र यानी कि पावर प्रोजेक्ट के ऊपर जलाशय पर 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर परियोजना जो है वो अभी चल रही है। ठीक है, अभी तो 10 मेगावाट का है, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा है। जब ये तेलंगाना वाला तैयार हो जाएगा तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा फ्लोटिंग सोलर प्लांट पे। ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पार्क के अंदर। तो एनटीपीसी का बहुत ज्यादा इंफेसिस है, बहुत ज्यादा फोकस है किसके ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, अक्षय ऊर्जा के ऊपर। क्लियर है, ये याद रख लोगे। ठीक है, और एनटीपीसी ने क्या क्या किया है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ मिलके, देखो यूनियन टेरिटरी लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ। ठीक है, लद्दाख की बात करें अपने LAHDC के साथ। किस लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ FCEV बसेस। ठीक है, किसके लिए, हरित हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए और FCEV बसेस के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो MOU साइन हो गया है, inauguration of NTPC's first solar installation in the form of solar tree and solar carport at Leh। इससे ये होगा कि ये जो है NTPC का पहला प्रोजेक्ट होगा सोलर इंस्टॉलेशन में, जिसमें ये क्या बनाने जा रही है, सोलर ट्री और सोलर कारपोरेट लेह के अंदर। ठीक है, लेह के अंदर एनटीपीसी का पहला सोलर इंस्टॉलेशन है। किस फॉर्म में, सोलर ट्री की फॉर्म में और सोलर कारपोर्ट की फॉर्म में लेह पे। क्वेश्चन आ जाएगा, एनटीपीसी का पहला सोलर कारपोर्ट कहां पे लगाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख के अंदर। एनटीपीसी का पहला सोलर ट्री कहां पे लगाया जाएगा, लेह लद्दाख के अंदर लगाया जाएगा। क्लियर है सबको। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, आगे और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए इसके, आई होप सबको क्लियर हो गए। इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ लगाया जा रहा है, गुजरात के खवाड़ा के अंदर, गुजरात के खवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिया का पहला यहाँ पे जो कीवर्ड याद करने वाला है वो पूछ रहे प्राइवेट सेक्टर का, सरकारी नहीं। ठीक है, इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर का लिक्विफाइड नेचुरल गैस, LPG नहीं है ये, लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG, जैसे CNG होते हैं ना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वैसा ही है ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो प्लांट है वो कहाँ पे ओपन किया गया है, तो ये किया गया है इंडिया का पहला प्राइवेट LNG जो सेंटर है, कहाँ पे लगाया गया है, नागपुर। नागपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर। नागपुर कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर। तो जिस नोट्स जो आप बनाओगे उसमें ऐड ऑन करोगे कि अब हम दूसरे पेज पे आप लिखोगे महाराष्ट्र, दूसरे पेज पे क्या लिखोगे, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का पहला प्लेस न्यूज में कौन सा आया है, नागपुर। ठीक है, और नागपुर में यहाँ पे क्या बनने वाला है, इंडिया का, भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर का LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट। ठीक है, ये बन रहा है। तो इतना बस आपको लिखना है। फिर महाराष्ट्र का अगर कोई दूसरा कराऊं तो वो दूसरे पॉइंट में ऐड करोगे, तीसरा कराऊंगी तीसरे में। डिटेल्स आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, डिटेल्स हम इन्हीं नोट से करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जुलाई 2021 के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मिनिस्टर है, सबको पता है नितिन गडकरी जी हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। इंडिया का पहला प्राइवेट LNG प्लांट नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। ये जो प्लांट है किसने इसको स्थापित किया है, किसके द्वारा किया गया, जैसे सोलर प्लांट पार्क जो हम पढ़ रहे हैं एनटीपीसी लगा रही है भाई, तो ये प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है, याद करो, वैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, वैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप के द्वारा इसको स्थापित किया गया। ठीक है, क्लियर है सबको, वैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप। अब थोड़ा सा LNG के बारे में जान लेते हैं। लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्या होती है, ये क्लीन गैस होती है, पॉल्यूशन फ्री, इससे प्रदूषण नहीं होता, कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि
मतलब कि इकोनॉमिकल होती है, ज्यादा महंगी नहीं होती, लिक्विड फ्यूल है, ठीक है, कैसा, तरल ईंधन है, विच इज इजी टू स्टोर, इसको आसानी से हम स्टोर करके रख सकते हैं, और लॉजिस्टिक कोस्ट को ये कम करता है, लॉजिस्टिक कोस्ट मतलब जो आने जाने का, ट्रांसफर का जो कोस्ट होता है ट्रांसपोर्ट का, वो इससे कम आता है, ठीक है। ये एक नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है। अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है एलएनजी के अंदर कौन कौन से आपको कंपोनेंट मिलेंगे, किस किस की बनी हुई होती है, तो ये बनी हुई होती है, मिक्सचर है इसका, मिथेन होती है इसमें, ठीक है, CH4 जिसका केमिकल फॉर्मूला है, और कुछ पार्ट इसमें इथेन का होता है, तो मिथेन प्लस इथेन इसके अंदर होता है लिक्विड फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो इजी नॉन प्रेशर स्टोरेज, इसको स्टोर करके रखना आसान होता है, इसको ट्रांसपोर्ट करना भी इजी होता है, ठीक है। अभी कल ही मैं पढ़ रही थी रिपब्लिक के ऊपर, नितिन गडकरी जी का एक इंडियन इकोनॉमिक समिट आ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं पेट्रोल पंप्स जो है इंडिया के अंदर बंद हो जाए, तो फोकस जो है वो सारा का सारा इंडिया का आजकल किसके ऊपर है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है, ठीक है। हम जो है एनर्जी के अंदर पेट्रोलियम जो कोल हमारा इंपोर्ट होता है, पेट्रोल जो हम करते हैं, उसके ऊपर अपनी रिलायंस को क्या करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया के कौन से राज्य ने 11 जुलाई 2021 को, 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे होता है ना, हम मनाते हैं जनसंख्या दिवस, उस दिन जो है नई पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो अनाउंस कर दी, घोषणा कर दी, जो कि 2021 से 30 तक चलेगी। तो ये सबको पता है, इलेक्शन आ रहे हैं, कहाँ पे हुआ है ये काम, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, जिसके सीएम कौन है, योगी जी हैं, याद कर लोगे। तो कौन से राज्य ने अपनी नई जनसंख्या नीति जो है वो उसको जारी कर दिया है, उसकी घोषणा कर दी है रिलीज करने की, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। किसने किया है, 11 जुलाई 2021 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने नई पॉपुलेशन पॉलिसी जो है अनाउंस कर दी है, ठीक है। इससे पहले वाली जो थी वो एक्सपायर हो चुकी थी, 2000 से 2016 तक की थी, तो अब जो नई आई है इसका आपसे टाइम भी पूछा जा सकता है, तो 2021 से 2030 तक की ये पॉलिसी, यानी कि 9-10 साल की है, ठीक है, 10 साल हो गए, है ना। हाँ, इस पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर जो है ना बहुत बड़े बड़े काम किए गए हैं जनसंख्या पे कंट्रोल करने के लिए, देखो क्या क्या, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ने सेट किया है टारगेट का, क्या, फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.9 से कम करके 2.1 लेकर के आना है। फर्टिलिटी रेट होता है कि एक महिला अपने लाइफ टाइम के अंदर कितने बेबीज को बर्थ देती है, ठीक है, वो होता है फर्टिलिटी रेट, यानी कि फर्टिलिटी रेट की हिंदी क्या होती है, प्रजनन दर, ठीक है, ये तो पढ़ते ही होंगे। तो ये यूपी गवर्नमेंट ने टारगेट किया है, अभी इनका 2.9 है, इसको कम करना है कितना, 2.1 पे लेकर के आना है। तो इसके अंदर यूपी गवर्नमेंट क्या करने वाली है, प्रमोशंस देने वाली है, इंक्रीमेंट लगाने वाली है, आपकी कंसेशन मिलेगा हाउसिंग स्कीम पे जो घर खरीदना चाहते हैं, और बहुत सारे एम्प्लॉयज जो पॉपुलेशन कंट्रोल में जनसंख्या के नियंत्रण के नियमों को मानेंगे, ठीक है, और उनको फॉलो करने वाले हैं, उनको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फायदे हैं, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, 2 मिनट का काम है, तो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो एम्प्लॉयज, जो कर्मचारी, जो 2 चिल्ड्रन जो क्राइटेरिया है, जो सिर्फ अपनी मतलब 2 ही बेबीज रखते हैं, 2 ही बच्चे होंगे जिनके, उनको अपनी पूरी सर्विस के टाइम पीरियड में, ठीक है, 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेगी। और जो सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं ना, आप सबने अपने आसपास देखा होगा, उनको किस चीज का बड़ा वो होता है, इंक्रीमेंट लग जाए, बोनस लग जाए, ठीक है। तो उनको जो है पूरी सेवा के दौरान 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स जो हैं वो मिलेंगे, ठीक है, ये हो गया। और उसके साथ साथ उनको मैटरनिटी लीव जो मिलेगी, मातृत्व जो छुट्टी मिलती है, पितृत्व अवकाश जो मिलता है, ठीक है, वो कितने महीने का मिलेगा, 12 महीने का मिलेगा, ठीक है, ये भी मिलेगा 12 महीने का। और इसके साथ साथ नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो है उनको नियोक्ता अंशदान कोष में 3% की इंक्रीमेंट मिलेगी उनको, यानी कि 3% इंक्रीज इन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फंड अंडर नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर उनको 3% का एक एक्स्ट्रा हाइक मिल रहा है। तो ये सारे बेनिफिट्स हो गए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो कंट्रोल करते हैं और दे विल हैव बेनिफिट्स लाइक, और क्या क्या छूट मिल रही है, टैक्सेस में छूट मिल रही है, पानी का बिल भरेंगे टैक्स नहीं लगेगा, हाउसिंग का बिल भरेंगे टैक्स नहीं लगेगा, होम लोन लेंगे उसके अंदर छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हो गए, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स उनके लिए हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो इंक्रीमेंट लगा दी, 12 महीने की मैटरनिटी पैटर्निटी लीव दे दी, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर 3% उनको हाइक दे दिया, ठीक है। और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है उनको फिर टैक्सेस में छूट, वाटर टैक्स में, हाउसिंग लोन में
छूट तो ये सारे बेनिफिट्स उनको मिलने वाले। तो इन सब चीजों का देखो इफेक्ट होता है, ठीक है, इन सब चीजों का। अगला क्वेश्चन है हमारे देश का, इंडिया का पहला यूनियन टेरिटरी, यानी कि यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जहां पे 100% कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है, 100% जो है कोविड वैक्सीनेशन हो गया है। तो इसका आंसर है लद्दाख, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको नोट्स बोले थे तो उसमें आपको लिखना है एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी का पहला सोलर ट्री यानी कि सौर वृक्ष, और साथ में सोलर कॉर्पोरेट क्या नाम है इसका, कॉर्पोरेट जो भी बोलते हैं आप देख लेना, ठीक है। ये कहाँ गया, अरे गुम हो गया, मेरे साथ ही होना होता है ये, चलो दोबारा लिखती हूँ, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, आप क्या करोगे, ऊपर लिखोगे लद्दाख, ठीक है, हम लोग ऊपर लिखेंगे लद्दाख। ये मैं आपको आज सिखा रही हूँ, हर बार नहीं सिखाऊंगी, ठीक है, आज बता रही हूँ, हर बार तो नहीं, फिर आपको आदत हो ही जाएगी, ठीक है। तो लद्दाख के अंदर आपको लिखना है लेह लद्दाख में एनटीपीसी का पहला फर्स्ट सोलर ट्री आएगा और सोलर कॉर्पोरेट आएगा। मुझे बोला नहीं जा रहा भाई, काम चला लो, हमारी इंग्लिश टूटी फूटी है ना भाई। और दूसरी जो चीज है अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि लद्दाख जो है पहला, भारत का पहला यूटी, राज्य की बात नहीं कर रहे, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां पे 100% कोविड वैक्सीनेशन हो गया। क्या हो गया, 100% कोविड वैक्सीनेशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे मैं चाहती हूं आप लोग अपने नोट्स बनाओ, 1 लाइनर लिखने हैं, डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, डिटेल्स में करा रही हूँ, डिटेल्स आप मेन नोट से ही पढ़ने वाले हो। क्लियर है सबको? इसका टेस्ट देने आ जाना 8 बजे, ठीक है। और टेस्ट के लिए अनलॉक कोड लगा लेना MRP 10, सेम क्वेश्चंस पे टेस्ट है, सोचो और क्या चाहिए आपको, साथ के साथ टेस्ट हो रहा है। बाकी दिन तो हम वीकेंड्स पे करेंगे, तो आज सैटरडे है तो आज आप ये टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। MRP 10 कोड लगाना मत भूलना, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख बन गई है, सारे के सारे लोग यहाँ पे वैक्सीनेट हो गए हैं, ठीक है। डाटा रिलीज हुआ था 7 जुलाई 2021 को। पहली डोज जो है कोरोना वैक्सीन की लद्दाख की सारी जितनी भी रेजिडेंट पॉपुलेशन है जो यहाँ पे रहती है उनका भी हो चुका, जो बाहर से आते हैं उनका भी हो चुका है, ठीक है। होटलियर्स, एम्प्लॉयर्स, लेबरर्स और उसके साथ साथ यहाँ पे जो नेपाली सिटीजन्स रहते हैं ना उनका भी वैक्सीनेशन हो गया। तो खुश हो जाओ, ठीक है। अब लद्दाख का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, कभी कभी ना 1-1.5 साल पुराने क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी कब बना था, 31 अक्टूबर 2019 को। कब बना था, 31 अक्टूबर 2019 को बना था, ठीक है। क्या पास किया था इसके लिए, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था। तो याद कर लोगे, लद्दाख को एज अ यूटी कब क्रिएट किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पास करके, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको हमने बनाया था, ठीक है। क्लियर है, ये याद कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट करने जा रहे हैं, किसका, उत्तर प्रदेश का। पहला पॉइंट क्या किया, उत्तर प्रदेश जो है वो इंडिया का पहला ऐसा राज्य बना है जो अपनी नई जो है क्या बनाने वाला है, हाल ही में किसने अनाउंस किया, न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है, 2021 से 2030 की। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल, अब यूपी किस लिए जाना जाता है, काशी वाराणसी के लिए जाना जाता है, भोलेनाथ के लिए। तो आ जाओ, इंटरनेशनल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है इसका उद्घाटन किया है हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 15 जुलाई 2021 को। तो ये सेंटर कहां पे लोकेटेड है, तो इसमें कुछ नहीं याद करना, आप याद करो नरेंद्र मोदी जी की इमेज, केदारनाथ पे जा रहे हैं, रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी माला पहनी हुई है, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, वाराणसी। तो वाराणसी यूपी के अंदर, देखो बहुत ही बड़े गर्व की बात है अपने लिए, अंतरराष्ट्रीय रुद्राक्ष सेंटर खोला जा रहा है। इंडिया की बात नहीं हो रही, इंटरनेशनल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है खोला गया, ठीक है। इसका उद्घाटन हो गया 15 जुलाई 2021 को, ठीक है। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि ये जो कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है शिवलिंग की शेप में बनाया गया है। किस शेप में बनाया गया है, शिवलिंग की शेप में बनाया गया है। और इसके लिए हमारी मदद किसने की है, जापान ने।
जापान ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, कितने रुपए लगाए हैं, 186 करोड़ रुपए, 186 करोड़ रुपए। और ब्रेन भी जो है पीछे इसको शिवलिंग वाली शेप देने का किसको क्रेडिट जाता है, जापान को क्रेडिट जाता है। तो जापान को क्यों जाता है, क्योंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स हैं जापान के साथ, है ना भाई, इसलिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी 2015 में आए थे यहाँ पे, ठीक है, और उन्होंने इसकी नींव रखी थी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, लेकिन इसकी नींव किसने रखी थी, फाउंडेशन स्टोन किसके द्वारा रखा गया था, तो जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी के द्वारा रखा गया था। याद रख लोगे, भूलोगे तो नहीं, बताओ। ठीक है, तो ये इसमें 186 करोड़ रुपए लगाए, तो किसी एजेंसी के थ्रू ही लगे होंगे जापान की, तो उस एजेंसी का नाम है जिका, सब जानते होंगे मेरे ख्याल से, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जापान अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन का कोऑपरेशन ही हिंदी है, एजेंसी, उसने इसका फंड दिया है। ठीक है, सही है। अगर आपको करंट अफेयर्स पसंद आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, MRPS जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, फिर नहीं कहना कि वीडियो का मैम पता नहीं चला। ठीक है, और हो सके अगर नोटिफिकेशन फिर भी नहीं आ रहे हो तो सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशन में आप लोग मारो राजस्थान के लिए ऑन कर देना, वो कुछ करना होता है वहां पे। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं ये चाहती हूँ कि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। ठीक है, हम इस टारगेट को अचीव करना चाह रहे हैं जेन्युइनली। ठीक है, अभी हमारे 13,500 सब्सक्राइबर में चाहती हूँ 25K पहुंच जाए हम जल्दी से जल्दी, सही है। सो उसके लिए क्या करिए, जितना हो सकता है मैक्सिमम शेयर कीजिए, आपके जो भी सोशल मीडिया है। अब हम लोग सब सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जहां आपका मन करता है, जेन्युइनली आपको लगता है कि हाँ इससे मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, हम हर ग्राम पंचायत तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ऑनेस्टी के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, सही है। चले आगे करते हैं। इसका डिजाइन किसने बनाया है, इंटरनेशनल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का, जापानीज कंपनी ओरिएंटल कंसल्टेंट ग्लोबल, ठीक है, इन्होंने बनाया है। तो याद कर लोगे, फंडिंग एजेंसी जिका है, लेकिन जो डिजाइन बनाया है जापानीज कंपनी है ओरिएंटल कंसल्टेंट ग्लोबल, और कंस्ट्रक्शन वर्क किसने किया है, तो वो जापान की एक अलग कंपनी है जिसका नाम है फ्यूजिता कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया। तो जापान की 3 एजेंसीज आप मान लो जिसका कंट्रीब्यूशन है इसमें। कैसे याद करोगे इसको, देखो मैं बताती हूं, इसके छोटे छोटे कीवर्ड्स में लिखने होते हैं। इंटरनेशनल रुद्राक्ष सेंटर, ठीक है, इंटरनेशनल रुद्राक्ष सेंटर जापान की मदद से बनाया। जापान ने क्या दिया, शिवलिंग वाली शेप दी। ठीक है, तो ये डिजाइन किसने बनाया है, ओरिएंटल वर्ड भी याद रखोगे ना तो भी चल जाएगा, ओरिएंटल। ठीक है, और इसका कंस्ट्रक्शन निर्माण किसने किया है, जापान की कंपनी जिसका नाम है फ्यूजिता ने। ठीक है, और इसके लिए फंड किसने दिया है, फंड जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, 186 करोड़ रुपए किसने दिया है, जिका ने दिया है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। क्लियर है सबको, ठीक है, याद हो गया। कहां बना है, वाराणसी के अंदर। उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने 15 जुलाई 2021 को, लेकिन नींव किसने रखी, फाउंडेशन स्टोन किसने रखा है, तो फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया है जापान के प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जब आए थे वो शिंजो आबे जी ने। ठीक है, शिंजो आबे याद कर लोगे, ठीक है। ये बार बार ऐसे क्यों हो जाते हैं, मैं ही कुछ गड़बड़ करती हूँ। 2015 में आए थे, सही है भाई। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये ना एक प्लेस आ गया इंटरनेशनल का, कोई नहीं हम कर लेते हैं, है ना भाई। सिंगापुर के बाद, ठीक है, दूसरा ऐसा देश कौन सा बना है जिसने अप्रूव कर दिया है ट्रेडिंग प्लेसेस पे, जहां कहीं पे व्यापार करना हो, भीम यूपीआई अप्रूवल को, भीम जो ऐप है ना अपना, ठीक है, उससे पेमेंट की जा सकेगी। तो दूसरा ऐसा देश बना है भूटान, पहला सिंगापुर और दूसरा कौन सा बना है, भूटान बना है। याद कर लोगे, भीम यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो है, अब इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, ये लॉन्च किया गया था भूटान में, कब, जुलाई 2021 में ज्वाइंटली लॉन्च किया गया था। अब इसमें, ठीक है, इसकी लॉन्चिंग जो है, पीएम नरेंद्र मोदी जी मत कर देना, इसका जो लॉन्च किया गया ज्वाइंटली किसने किया है, पैसों से रिलेटेड बात हो रही है ना, भीम ऐप, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा और साथ में भूटान के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो उन दोनों ने ज्वाइंटली किया था इसका लॉन्चिंग, ठीक है, इसका उद्घाटन यानी कि, ठीक है।
भूटान ऐसा पहला देश है जिसने अडॉप्ट किया है यूपीआई स्टैंडर्ड्स फॉर इट्स क्यूआर कोड्स, ठीक है, क्यूआर कोड्स, क्विक रिस्पॉन्स कोड के लिए, ठीक है, यूपीआई मानकों को अपनाने वाला, यूपीआई यानी कि मेरे ख्याल से यूनिक या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, उसको अपनाने वाला ये पहला देश है। लेकिन जब भीम ऐप की बात आएगी तो पहला भीम वाला ऐप किसने अप्रूवल दिया है? सिंगापुर ने, और उसके बाद भूटान ने, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, इट इज सेकेंड कंट्री आफ्टर सिंगापुर टू गेट भीम यूपीआई अप्रूवल ऑन इट्स ट्रेडिंग साइट, ठीक है। भूटान इज द ओनली कंट्री, अकेला ऐसा कंट्री है भूटान अभी तक जिसने अपने रुपए कार्ड को एक्सेप्ट कर लिया है। आप पेमेंट अभी तक कौन से आप एटीएम कार्ड से पेमेंट करते आ रहे हो? बताओ जरा मुझे। मास्टर का होगा, वीजा का होगा, मास्टर कार्ड, वीजा, है ना, यही सब चलते आ रहे हैं, आपने देखा होगा, जो कि इंटरनेशनल है। अब जो है अपना खुद का रुपए कार्ड जो कि इंडियन ओरिजिन है, मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, तो भूटान ने उसको अप्रूवल दे दिया कि रुपए कार्ड से और भीम यूपीआई ऐप से हम अपनी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? भीम यूपीआई ऐप यूज करने वाला भूटान दूसरा देश, पहला सिंगापुर। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट को एक्सेप्ट करने वाला पहला देश आएगा तो भूटान आएगा। सिर्फ यूपीआई आए तो भूटान, और अगर दोनों आए तो याद रख लेना, ठीक है। हो गया आई थिंक। कोल्ड भी हो रहा है, रुको रुको, सॉरी। भीम यूपीआई की फुल फॉर्म देख लेते हैं, पूछी जा सकती है कभी भी। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, ये तो होगी भीम की फुल फॉर्म, भारत BH इंटरफेस फॉर मनी। और यूपीआई की मैंने बताया, अच्छा यूनाइटेड है, यूनिफाई नहीं है, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन आ सकता है इसको किसने डेवलप किया है? इंडियन ओरिजिन है ना ये, इसको डेवलप किया है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा इसको जो है बनाया गया है, ठीक है, NPCI। ई पेमेंट सिस्टम है, डायरेक्टली फ्रॉम बैंक थ्रू मोबाइल फोन से भीम ऐप के थ्रू, जैसे आप गूगल पे यूज करते हो, ये गूगल पे है, बस ये अपने इंडिया का है, गूगल USA का है, ये अपने इंडिया का है, इतना ही फर्क है, ठीक है। गूगल पे फोन पे यूज करते हो ना, तो भीम ऐप जो है अपना खुद का है, ओके। चलो आगे देखते हैं। अब देखो गुजरात के ऊपर दूसरा न्यूज आ रहा है, नोट कर लोगे ना, जैसे मैंने पहले खवाड़ा बताया था उसके नीचे ही आपको लिखना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है इंडिया का पहला फर्स्ट एवर 5 स्टार होटल, ठीक है, फर्स्ट एवर 5 स्टार होटल। आप कहोगे मैम क्या बात कर रहे हो, इंडिया में 5 स्टार होटल नहीं है कि? हमारे यहाँ पे 7 स्टार भी है, ठीक है, लेकिन सुनो आगे सुनो। इंडिया का पहला 5 स्टार होटल बन रहा है जो किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर बन रहा है। अब है ना नई बात, जो किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है 5 स्टार होटल बनाया गया है। जुलाई 2021 में इसका उद्घाटन किया हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो ये कहाँ पे हुआ है? गुजरात के गांधीनगर के अंदर। कहाँ पे हुआ है? गुजरात के गांधीनगर ने, ठीक है। तो इसका उद्घाटन हो गया, किस दिन हुआ है भाई? 16 जुलाई 2021 को, ठीक है। कौन से स्टेशन के ऊपर हुआ है? गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। कोई नहीं पूछेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ, कैसे हुआ? गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर, ठीक है। क्या बन गया उसके ऊपर? कभी जाओ तो देखना, 5 स्टार होटल बन गया, ठीक है। इसके अंदर रेलवे स्टेशन की छत पे बनाया है। भूमि पूजन इसका जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था, कब? जनवरी 2017 में। आप ये देख रहे हो प्रोजेक्ट कितनी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। जिनका भूमि पूजन, जिनकी नींव रखी जा रही है, उनका उद्घाटन भी साथ साथ हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि हमारा इंडिया आगे बढ़ रहा है ना भाई। गांधीनगर रेलवे और अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है, गांधी, जिसकी हम शॉर्ट में बोले तो गर्ड बोल देते हैं इसको, ठीक है, ऑफ गुजरात गवर्नमेंट हैज 74% स्टेक है इसकी कंस्ट्रक्शन में, और रेलवे मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय का 24%, ठीक है। तो 74% किसने दिया है? गुजरात का, ये जो गांधीनगर रेलवे एंड अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड है, और सेंट्रल जो रेलवे मिनिस्ट्री कंस्ट्रक्शन है 24% रेलवे मंत्रालय का, ठीक है। ये हो गया, तो ये 98% हुआ। 2% किसने दिया पता नहीं, कोई ना, ठीक है, ये हो गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया का पहला ग्रेन ATM। ग्रेन मतलब ग्रेन ATM, ग्रेन मतलब
अनाज वाला एटीएम जो है वो कौन से राज्य के अंदर बनाया गया है, ठीक है। तो अनाज के लिए आपको पता है हरियाणा फेमस है किसानों के लिए, है ना, किसान आंदोलन अभी देखा भी होगा आप लोगों ने, तो हरियाणा में बना है। इंडिया का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पे बनाया गया है, हरियाणा के अंदर बनाया गया है। जैसे एटीएम से पैसे निकालते हो, यहाँ पे आपको एटीएम से क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा, गेहूं चावल जो आप राशन निकालना चाहते हो वो मिलेगा, ठीक है। तो ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया है जुलाई 2021 में। कहाँ पे लॉन्च हुआ इसका, हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर, हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। ऑटोमेटिक मशीन है जो कि बैंक एटीएम की तरह काम करती है। ये किस लिए किया गया है, क्योंकि देखो जो बीपीएल कार्ड वगैरह बन जाते हैं ना, पीडीएस सिस्टम के थ्रू देते हैं, तो जो डिपोज होते हैं जहां से इनको राशन मिलता है उसमें ना कई बार गड़बड़ी घोटाला हो जाता है। चलो अभी तो थंब इंप्रेशन आ गया, तब उनको मिलता है, फिर भी हो जाता है। तो ये उस चीज के ऊपर है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके करप्शन को मिनिमाइज करना और जो डायरेक्ट बेनिफिट जो इंसान जो डिजर्व करता है उसको ही मिले, इसलिए ये जो है ग्रेन एटीएम बनाया गया, ठीक है। क्लियर है। इसको इंस्टॉल किया गया कौन से प्रोग्राम के तहत, यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत इसको इंस्टॉल किया गया। यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत इसको इंस्टॉल किया गया। इसको क्या बोलते हैं, ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी, ठीक है। सिर्फ एक अनाज नहीं, जो चाहोगे, मतलब वहां पे ऑप्शन मिलेगा, सोचो वीट चाहिए, वीट का, ठीक है, राइस का, ऐसे। तो मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन, जहां से ग्रेन आएगा, ठीक है, धान अनाज जो है निकलेगा। ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन, ठीक है। टच स्क्रीन लगी है इसमें, बायोमेट्रिक सिस्टम लगा है, आपके थंब इंप्रेशन की पहचान होके आपको मिलेगा, ठीक है। वेयर बेनिफिशियरी हैज टू एंटर यूनिक नंबर, आधार कार्ड का, राशन कार्ड का एंटर करना होगा तब उसको राशन मिलेगा, ठीक है। मुझे बड़ा अच्छा एक्साइटिंग सा लग रहा है, बहुत सही सी चीज है। वो देखा है जैसे आपने एयरपोर्ट्स वगैरह पे पैसे डालो वो चॉकलेट निकल जाती है, जो उनसे आइटम की चीज आपको चाहिए होती है ना, तो ये लगभग वैसा वैसा ही है, ठीक है। वीट, राइट और मिलेट, क्या क्या चीजें मिलेंगी यहाँ से आपको, गेहूं चावल और बाजरा, ठीक है। ये तीन अनाज मिलने वाले हैं, गेहूं चावल और बाजरा मिलने वाले, ठीक है। क्लियर है, सबको अच्छे से याद हो रहे हैं, नोट कर लेना, नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो मुझे बताना। यूपी की तीसरी न्यूज आ गई है, यूपी की तीसरी न्यूज, पहला आया था पॉपुलेशन पॉलिसी, दूसरा वाराणसी के अंदर इंटरनेशनल रुद्राक्ष सेंटर, तीसरा जो है हम मथुरा की बात करने वाले हैं। मैंने बोला था ग्रीन हाइड्रोजन आएगा अभी एक जगह पे, और तो ये ग्रीन हाइड्रोजन आ गया। मुझे 1 मिनट का छुटकू सा ब्रेक दो, पानी पी लूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। इतने आप लोग कहीं जाना मत, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो वीडियो को। कर दो शेयर कर दो तक। चलो करें। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे बनाया जा रहा है, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित किया जाएगा मथुरा के अंदर। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो इंग्लिश वाली स्पेलिंग देखो इसकी, मथुरा, यहाँ पे हुरा दिख रहा है, HURA, हुरा से आप याद कर लो हरी हाइड्रोजन, ठीक है, हरी हाइड्रोजन। तो मेरे को लग रहा है ये थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगा, ठीक है, ठीक है, ऐसे याद कर लो हरी हाइड्रोजन। तो हरित हाइड्रोजन वाला प्लांट सबसे पहला कहाँ पे लग रहा है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे लग रहा है, मथुरा के अंदर लग रहा है। तो इसको कौन लगा रहा है, इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल कंपनी, NTPC नहीं, IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो स्थापित करेगी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन रिफाइनरी मथुरा के अंदर, ठीक है, फॉर टू मीट्स इट्स डिमांड फॉर क्लीन एनर्जी, जो शुद्ध एनर्जी ऊर्जा की जो डिमांड है आने वाले समय में, ताकि वो पूरी हो सके। इंडिया की पहली यूनिट होगी, ये हमने कर लिया है, ठीक है। इसके अंदर जो है IOC will use 250 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है, सोलर एनर्जी का यूज करके 250 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को वो प्रोड्यूस करेगी, इसमें यूज करेगी। इस इलेक्ट्रिसिटी को फिर आगे यूज किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए। देखो सोलर ऊर्जा से, ठीक है, सौर ऊर्जा से उसने 250 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली यूज कर ली, उस बिजली को ये आगे यूज करेंगे हरी ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए। सोलर से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी से, कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनाया जाएगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। कौन से माध्यम से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस। कहां गया, ये रहा, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, थ्रू दिस प्रोजेक्ट आईओसी वो ये चाहती है टू एम्ब्रेस पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको आजकल दिखने लगे हैं, वो सारी चीजें, वाइल फोकसिंग ऑन कोर रिफाइनरिंग एंड फ्यूल मार्केटिंग बिजनेस। अपना कोर रिफाइनिंग का जो बिजनेस है वो जारी रखेगी, फ्यूल मार्केटिंग का जो है वो भी जारी रखेगी, लेकिन अब पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रो मोबिलिटी के क्षेत्र में ये एंट्री जो है मारना चाह रही है। ठीक है, ये हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। क्यों ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं होता। तो ये पॉइंट याद रख लोगे, ग्रीन हाइड्रोजन, इसके अंदर कोई ट्रेस कार्बन का प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको हरित जो है हाइड्रोजन बोलते हैं। क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के कौन से दो प्लेसेस को, कौन से दो स्थानों को जो है हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट जो है वहां पे लॉन्च किया गया। कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया 20 जुलाई 2021 को। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों प्लेसेस जो हैं वो कहां पे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। जो प्राचीन हमारे स्थल है, इंपॉर्टेंट है, विरासत है, उनका जो है क्या किया जाएगा, इसके प्रोजेक्ट के थ्रू विकास किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से दो स्थान है, ग्वालियर और ओरछा। याद कर लोगे, ग्वालियर और ओरछा। इनका टेस्ट होने वाला है आज आपका सुबह 8 बजे, तो भूलना नहीं है, सबको ज्वाइन करना है ये टेस्ट। ठीक है, हाँ। यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया ग्वालियर और ओरछा के अंदर, ये प्रोजेक्ट किसका है। ठीक है, यूनेस्को का है या और कोई संस्था का नाम दे देंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये प्रोजेक्ट किसका है, यूनेस्को का प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो यूनेस्को का। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। कब किया है, 20 जुलाई 2021 को। ये सारी डेट्स याद करने वाली नहीं है, डेट्स अगर करो तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर वाले जो उद्घाटन है उनकी डेट्स आप कर सकते हो, जितनी याद हो उतनी ठीक है, बाकी नहीं तो कोई बात नहीं। शिवराज सिंह चौहान जी ने किया 20 जुलाई 2021 को। इंपॉर्टेंट आपसे प्लेस पूछे जाएंगे, ये प्रोजेक्ट किसका है, यूनेस्को का है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यूनेस्को का है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 2011 में स्टार्ट हुआ था फॉर इंक्लूसिव एंड प्लान डेवलपमेंट ऑफ फास्ट ग्रोइंग हिस्टोरिक सिटीज जो हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, ताकि कल्चर और हेरिटेज, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उसको हम संरक्षण करके रख सके। ठीक है, यूनेस्को के इस प्रोजेक्ट के अंदर दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया के अंदर 6 शहरों का जो है क्या किया गया, सिलेक्शन किया गया। 6 में से 2 तो अपने मध्य प्रदेश के हो गए, ग्वालियर और ओरछा। 2 और कौन से हैं, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी, दूसरी बार आ रहा है न्यूज में, वाराणसी दूसरी बार आ रहा है न्यूज में, याद रखना। पहली बार यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, इंटरनेशनल रुद्राक्ष सेंटर पढ़ा था। क्लियर है सबको। और दूसरा जो है अपना राजस्थान भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट है। राजस्थान का हार्ट किसको बोलते हैं, अजमेर को, तो खुश हो जाओ। ठीक है, साउथ एशिया के, दक्षिण एशिया के 6 शहरों में से 4 अपने इंडिया के ही हैं जिनको प्रिजर्व करने वाले हैं। तो 4 इंडिया के कौन कौन से हो गए, 2 मध्य प्रदेश के ग्वालियर ओरछा, एक अपने राजस्थान का मारो राजस्थान का अजमेर, और एक यूपी याद कर लो वाराणसी। क्लियर है, याद हो गया सबको। ठीक है, नहीं रुको रुको रुको, एक सेकंड भाई। हाँ, ओरछा और ग्वालियर को 7वें और 8वें शहर के रूप में शामिल किया गया, तो ये अलग है। ठीक है, उनसे अलग है। अब टोटल 8 हो गए, 8 में से 4 अपने हो गए। हाँ, ऐसे होगा। ठीक है, तो ओरछा और ग्वालियर को 7वें और 8वें शहर के रूप में इंक्लूड किया गया। तो साउथ एशिया के इसके अंदर पहले 6 शहरों का संरक्षण होना था, अब कितनों का होगा, 8 का होगा। ठीक है, याद कर लोगे ना, भूलोगे तो नहीं। भारत के कुल 4 शहर इसका पार्ट है। तो 4 शहर कौन कौन से वो हमने कर लिया, अजमेर, वाराणसी, ग्वालियर और ओरछा। ठीक है, अगर थोड़ी स्पीड वगैरह फास्ट लग रही हो तो बता देना मुझे। ठीक है, फिर हम अगली बार स्पीड थोड़ा स्लो कर दूंगी। कोई भी जो भी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए बता देना, कमेंट्स में मेंशन कर देना। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, और कमेंट जरूर देना। ये डेली करंट अफेयर सीरीज एट 7 AM
आपको चाहिए, ठीक है, 7 AM। टेस्ट आपके वीकेंड पे लूंगी मैं, ठीक है, टेस्ट डेली 8 बजे नहीं होगा, लेकिन वीकेंड पे करेंगे हम लोग, सैटरडे संडे, ठीक है। टेस्ट में इसके आपके कब लूंगी, वीकेंड पे। जितना हम पूरा हफ्ता में पढ़ेंगे, सैटरडे संडे आपके टेस्ट हो जाया करेंगे। क्लियर है सबको, ठीक है। इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, ठीक है, इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट, यानी कि भारतीय विरासत संस्थान। आज ज्यादा कुछ कल्चर और ग्रीन एनर्जी हो गया है ना। आज के हमारे करंट अफेयर्स का थीम क्या हो गया, कल्चर और रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि ज्यादा हमने उसी के ऊपर पढ़ा है ना। कौन सी सिटी के अंदर इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, तो याद रख लेना, इसमें कोई ट्रेडिशनल पुरानी सिटी नहीं आएगी, मॉडर्न सिटी आ रही है अपने। इसकी क्या बात करते हैं, नोएडा, ठीक है, नोएडा आ रहा है। नोएडा पे अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक एशिया वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, जेवर एयरपोर्ट। याद हो तो पढ़ा था न्यूज में, देखना आजकल की न्यूज में, मैंने टीवी पे देखा था, ठीक है। तो उसी नोएडा के अंदर, तो एक तरफ तो एयरपोर्ट बना रहे हैं, मॉडर्न कर रहे हैं, और एक तरफ हम अपनी पिछली हिस्ट्री को भी नहीं भूल रहे। इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट यहाँ पे बनाया जा रहा है ना भाई, मजे की बात है। 19 जुलाई 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। नोएडा के कहाँ पे बन रहा है, गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है, बहुत फेमस है ये, गौतम बुद्ध नगर के अंदर भारतीय हेरिटेज क्या होता है, भारतीय विरासत संस्थान बन रहा है, ठीक है, ठीक है। इट विल इम्पैक्ट हायर एजुकेशन होगा, रिसर्च होगा इंडियन हेरिटेज में, भारतीय विरासत में, इसके कंजर्वेशन में, इंक्लूडिंग आर्ट कंजर्वेशन, म्यूजियोलॉजी, आर्चिवल स्टडीज, आर्कियोलॉजी, प्रिवेंटिव कंजर्वेशन, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, मैन्युस्क्रिप्ट साइंस, ठीक है, विद मास्टर्स और PhD कोर्स जो भी करना चाहते हैं हिस्ट्री के अंदर, इसमें जो है रिसर्च अनुसंधान बढ़ जाएगा। कला संरक्षण, संग्रहालय विज्ञान, अभिलेखीय अध्ययन, पुरातत्व निवारक संरक्षण, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स और पांडुलिपि विज्ञान के अंदर जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लेंगे, ठीक है, मास्टर्स PhD करेंगे, तो ऑब्वियसली उसमें फायदा होगा ही, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हेरिटेज से ही रिलेटेड है। ये जो इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट बनाया गया नोएडा के अंदर, ठीक है, इसको एज अ यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, इसको एज अ यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, ठीक है, विद द एकेडमिक विंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। मतलब इसकी एकेडमिक विंग्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे होंगे, देखो, भारतीय विरासत संस्थान को निम्न संस्थानों के शैक्षणिक स्कंद एकेडमिक विंग के विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जा रहा है। तो किस किस के किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये डिटेल्स है, इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं बन पाएगा। नोएडा के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, जो कि नोएडा में लोकेटेड है, ठीक है, इसकी एकेडमिक विंग के रूप में इंडियन हेरिटेज सेंटर को बना दिया। स्कूल ऑफ आर्चिवल स्टडीज अंडर नेशनल आर्चिव्स, न्यू दिल्ली, इसकी एकेडमिक विंग के रूप में बना दिया। नेशनल कल्चर रिसोर्स कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर लखनऊ के अंदर है, इसके अंदर, ठीक है, तो 4-5 इंस्टीट्यूट के एकेडमिक विंग के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा। नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट कंजर्वेशन एंड हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम न्यू दिल्ली, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये सारे जो हैं डिफरेंट अलग अलग स्कूल्स बन जाएंगे इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट के। मतलब इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूशन कुछ इस तरह का ये बोल रहे हैं, एक सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा और उसकी अलग अलग क्या हो गई, ये 5 अपनी ब्रांचेस हो गई। कहाँ कहाँ पे, देखो, 2 तो दिल्ली के अंदर है, कीवर्ड से याद करो, एक आर्ट कंजर्वेशन का है, एक याद करो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट है, एक लखनऊ के अंदर है जिसका क्या नाम है, कल्चरल रिसोर्स सेंटर, एक दिल्ली के अंदर, तो 3 तो दिल्ली में ही हो गए, तो आसान हो गया। आर्चिवल स्टडीज याद कर लो दिल्ली का, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट याद कर लो, और नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट इंदिरा गांधी, ठीक है, एक लखनऊ में हो गया, एक कहाँ पे हो गया, अपना नोएडा के अंदर ही है, इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्कियोलॉजी, जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्कियोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी। याद कर लोगे, 5 जो है इसकी विंग्स के रूप में डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो, लद्दाख जो है कितनी, कौन सी बार आ रहा है लद्दाख, बताओ, शाबाश। लद्दाख जो है कौन सी बार आ रहा है, तीसरी बार आ रहा है। जुलाई 2021 में यूनियन कैबिनेट ने एक प्रपोजल जो है अप्रूव कर दिया है, कौन सी यूनियन टेरिटरी, कौन से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर विश्वविद्यालय खोला जाएगा, यूनिवर्सिटी। आप सोच रहे हो लद्दाख मतलब मस्त होने वाला है, लद्दाख के अंदर, ठीक है, कहाँ पे, लद्दाख के अंदर। इससे पहले लद्दाख के बारे में क्या क्या पढ़ा है, अब जो आपने पहले जो अपना पेज बनाया होगा ना लद्दाख का, अब मैं चाहती हूँ वहां पे आप ये तीसरा पॉइंट भी नोट डाउन कर दो, ठीक है। तो लद्दाख में हमने क्या पढ़ा था, पहला पॉइंट, NTPC का पहला सोलर वृक्ष, सौर वृक्ष, ठीक है, सोलर ट्री, और दूसरा जो है सोलर कॉर्पोरेट, ये बनेगा। दूसरा लद्दाख क्यों न्यूज में था,
100%, 100% कोविड वैक्सीनेशन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? कोविड वैक्सीनेशन हो गया। और तीसरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है, क्या बनाई जाएगी? यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, यानी कि विश्वविद्यालय। अब याद करना आसान है ना, जब एक जगह पे आप इनको लिख लोगे। मैं भी लिख सकती थी, स्लाइड्स आगे पीछे ही करनी थी, पर मैं चाहती हूँ ये काम आप खुद करो, क्योंकि आपको फिर याद ज्यादा रहेगा। पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे आंसर्स आएंगे, देखना आप। मारो राजस्थान की याद आने वाली है आपको पेपर में। ठीक है, सही है। चलो आगे देखते। ठीक है, तो ये अप्रूवल मिल गया। इस पे खर्चा कितना आ रहा है भाई? 750 करोड़ रुपए। कितना खर्चा आ रहा है? 750 करोड़ रुपए इस पे खर्चा आ रहा है। ठीक है, ये चीज हो गई। इसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है, इसका मतलब ज्यूरिसडिक्शन मतलब कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र जो है वो कहाँ कहाँ पे होगा? लेह, कारगिल जहां पे युद्ध हुआ था अपना। ठीक है, पूरा का पूरा लद्दाख रीजन को कवर करेगी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लेह और कारगिल को इंक्लूड करके। ठीक है, तो देखो जम्मू कश्मीर को जब बाइफर्केशन हुआ, उसका विभाजन हुआ, 2 यूटीज बनाई हमने अपनी अलग अलग। ठीक है, तो ये एरिया जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो जम्मू एंड कश्मीर की केंद्रीय विश्वविद्यालय ना, उससे अलग इनको बाहर रखा गया था। लद्दाख वाले रीजन को क्यों अलग रखा गया था? क्योंकि हम इसकी अलग यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे थे। ठीक है, ऐसा हो गया। सही है, खत्म हो गए। अच्छा रुको चेक करने दो, ये लास्ट है क्या? हाँ ठीक है, तो आज का ये सीरीज आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर्स कल सुबह करेंगे 7 बजे। ठीक है, सबको पधारना जरूर है। अभी फिलहाल कहाँ पे आना है आपको? अभी फिलहाल 8 बजे, थोड़ी सी देर में अभी फिलहाल 8 बजे कहाँ पे आ रहे हो? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आना मत भूलना। ठीक है, टेस्ट होगा, सेम क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाली हूँ मैं आपका, और अगर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट्स करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को। हमारी कोशिश रहेगी ये करंट अफेयर सीरीज आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए फिर हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉमेंट्स करना मत भूलना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फ्री पर्सनलाइज्ड गाइडेंस प्रोग्राम भी आएगा RAS 2022 के लिए, जिसमें मैं हर वीक में एक स्टूडेंट को जो है मेंटरशिप करेंगे, उनका हम जूम मीटिंग पे करेंगे उसको। ठीक है, ताकि वो और किसी लर्नर्स के सेम डाउट्स हो तो वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो उसकी डिटेल्स मैं आपको किसी और वीडियो में, आज ही दूसरा वीडियो अपडेट करके डाल दूंगी, उसमें बता दूंगी। ठीक है, तो 8 बजे आइएगा लर्निंग ऐप पे सेम क्वेश्चंस का टेस्ट करने के लिए। अपनी एक प्रिपरेशन को जांचें, कैसी प्रिपरेशन है, हमारा स्कोर कितना आ रहा है, आपको एक एनालिसिस मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे 8 बजे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। वीडियो पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। सबको मेरी तरफ से क्यूट सी प्यारी सी स्वीट सी घड़ी घड़ी राम राम।